हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड डूइंग योर स्टडीज़ वेरी वेल। तो चलिए हम इस चैप्टर का लास्ट जो भी बची है हमारा लास्ट पार्ट वो ख़त्म करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे छोड़ा था राइट, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। बट हमने ये भी डिस्कस किया था कि पहले हम एक बार रिवोकेशन समझेंगे। जब रिवोकेशन समझ में आएगा तभी तो हम ये समझेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन या फिर एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो देखिए आइए, सर आपने लास्ट क्लास में कहा था एंड में कि आपने तो ये पढ़ा ही दिया है, तो हम दोबारा यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। उसके वाले ग्राफ में तो ये भी कवर हो ही गया था। नहीं दोस्तों, वो सही बात है आपकी, हमने पूरा का पूरा समझ लिया था, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा से एक नए ढंग से समझ के चल रहे हैं ताकि आपको वो भी रिवाइज हो जाए और ये भी रिवाइज हो जाए। ये ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से। वहाँ हमने पहले चार्ट समझा था फिर पढ़ा था, यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं फिर चार्ट समझते हैं। देखिए रिवोकेशन क्या होता है। रिवोकेशन का मतलब होता है टेकिंग बैक, वापस लेना, मना करना, अपनी ऑफर को तोड़ देना या फिर अपने एक्सेप्टेंस को तोड़ देना। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस सेक्शन 5 में दे रखा है। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, सबसे पहले प्रपोजल यानी रिवोकेशन ऑफ ऑफर देखते हैं क्या होता है। एज पर लॉ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। सर क्या बोल दिया इसने, यहाँ पे ऑफर की बात कर रहा है तो सर ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात क्यों बोल रहे हैं। आपने नहीं ध्यान दिया तो पुराने वाले क्लास पहले जाके एक बार वापस लास्ट का 5-10 मिनट देखो फिर वापस आओ। एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट प्रपोजल, यानी ऑफरर का ऑफर कब तक, ऑफरर अपना ऑफर कब तक टेक बैक कर सकता है, कब तक वापस ले सकता है, जब तक कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाए अगेंस्ट खुद के ऑफरर के, उसके बाद नहीं, नॉट आफ्टर, बट नॉट आफ्टरवर्ड। सिमिलरली चलो थोड़ा सा और बताता हूं, यानी ऑफरर ने ऑफर दिया, उसके पास पहुंचा, अब सामने वाले ने अपनी एक्सेप्टेंस को लेटर पे लिख के भेज दिया। क्या बोला मैंने, भेज दिया। जिस दिन भेज दिया उस दिन से पहले ऑफरर, पहले वाला बंदा उस ऑफर के लिए मना कर सकता है तोड़ने के लिए। ठीक है, अब आते हैं नीचे प्रपोजल, एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस कब तक मना किया जा सकता है, कब तक तोड़ा जा सकता है। देखिए एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर, सेम लाइन आ गई यहां पे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, बट पॉइंट क्या है, इज कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर। यानी जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट होता है, जब एक्सेप्टेंस यानी ऑफरी, प्रपोजी अपनी बात भेज देता है, हाँ या ना को भेज देता है ऑफरर तक, और ऑफरर तक पहुंच जाती है। अगर ऑफरर तक पहुंच गई, जिस दिन पहुंची उस दिन से पहले ऑफरी अपनी बात को मना कर सकता है। ठीक है सर, वापस आते हैं, यहां देखते हैं चार्ट में। देखिए इसमें जो भी ना इन दोनों में जो भी एग्जांपल्स है ना, इन्हीं एग्जांपल्स के बीच में मैं पूरा का पूरा चार्ट बना रहा हूं। इस चार्ट से आप समझ जाओगे, एक ही बार में आपको एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी वही एग्जांपल मैं यहां समझा रहा हूं, इस एंगल से आप समझ लीजिए। देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिवोकेशन। ध्यान देना, इसमें क्या हुआ, ए ने ऑफर भेजा, ए एक्स है हमारे इस एग्जांपल में, एक्स है, एक्स ने ऑफर भेजा 1 जनवरी को। ठीक है, ऑफर पहुंचा 7 जनवरी को 1 बजे। जो एग्जांपल ये आपकी बुक का एग्जांपल है, पिछला वाला एग्जांपल वो मैंने खुद बनाया था लास्ट क्लास में जो था, यहाँ पे इनका खुद का बुक का एग्जांपल है तो वही लेके चल रहा हूं। ए ने 1 जनवरी को ऑफर भेजा, एक्स ने वाई के पास पहुंचा 7 जनवरी को। अभी ऑफर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रिवोकेशन की। अब वाई ने, मिस वाई बोल लीजिए आप, लड़की बना रखी है ना, मिस वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस उसी टाइम पे हाथ से लिखी, लेटर लिखा, तुरंत लिखा और तुरंत भेज दिया। देखो सही लिखा है, 7 जनवरी को 1 बजे, 7 जनवरी को 1 बजे, ये आपकी बुक का एग्जांपल है। वैसे आप 1 बजे का 4 बजे करके जो भी 5-10 घंटे का ऊपर नीचे करके आप एग्जाम में एग्जांपल बना सकते हो। अभी हम यहाँ पे समझ के चल रहे हैं इसके हिसाब से जो बुक में दे रखा है। 7 जनवरी को ही 1 बजे इसने ये लेटर पोस्ट कर दिया। तो जैसे इसने ये लेटर भेज दिया उस टाइम पे ये बंदा इसके बाद अपना ऑफर नहीं रिवोक कर सकता 7:01 के बाद। यानी 7 जनवरी को, यानी 7 जनवरी को दोपहर के 1 बजे के बाद ये बंदा अपना ऑफर कैंसिल नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, रिवोक नहीं कर सकता। ये बंदा
7 जनवरी को दोपहर 12:59 तक अपनी क्या बोलते हैं अपना ऑफर मना कर सकता है। तो एक क्या बन गया, चलो अभी बाद में बताता हूँ। सिमिलरली इसकी एक्सेप्टेंस, ये अपनी एक्सेप्टेंस, चलो इसका एक और पॉइंट बताता हूँ आपको, एग्जांपल समझो। इसने अपनी गाड़ी बेचने का कांटेक्ट किया यानी ऑफर दिया किसको, वाई को, कि वाई क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगी, मैं तो चलाता हूँ ना ज़्यादा, तो मेरे घर में तो पड़ी रहती है, क्या तुम ही खरीद लो यार 1 लाख रुपए की। इसने वाई ने कहा कि ठीक है मैं आपकी गाड़ी खरीदने को रेडी हूँ 1 लाख में, ठीक है। इसने क्या किया, 1 जनवरी को भेजा था, इसको 2 जनवरी को लगा यार मेरे को तो गाड़ी का काम है, अगले महीने से मेरे को कुछ डेली बेसिस पे ऑफिस जाना है या कुछ भी करना है, तो मेरे को तो काम है, तो मैं तो अब नहीं भेज सकता। इसने क्या करा, 2 जनवरी को ही भेज दिया अपना लेटर, दूसरा लेटर। पहला लेटर भेजा था नॉर्मल पोस्ट से, दूसरा भेज दिया इसने स्पीड पोस्ट से। अभी दूसरा लेटर है स्पीड पोस्ट से जो भेजा, वो कब तक पहुंच जाना चाहिए, जब तक इसने अपना खुद का एक्सेप्टेंस ना भेज दिया हो। इसने कब भेज दिया, 7 बजे, फिर 7 बजे आ रहा है, 7 जनवरी को 1 बजे, तो 7 जनवरी को 1 बजे तक इसका लेटर यहां तक मना करने का पहुंच जाना चाहिए इसके पास, अदरवाइज ये बंदा अब अपने ऑफर से पीछे नहीं हट सकता। सिमिलरली इसने सोचा यार मैंने गाड़ी के लिए तो हाँ कर दी, लेकिन यार मेरे पास तो शाम को किसी का घर में मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब पैसे जो उसने बचा के रखे थे वो उसके इलाज में लग गए 7 जनवरी को ही शाम को, तो इसने अब इसको मना करना कि यार मैं आपकी गाड़ी नहीं खरीद सकती, तो ये कब तक इसको मना कर सकती है कि नहीं जो मैंने आपको हाँ किया था ना सुबह दोपहर को 1 बजे, मैं अब नहीं खरीद सकती आपकी गाड़ी में, मना कर रही हूँ, मैं टेक बैक कर रही हूँ। तो ये कब तक कर सकते हैं, जब तक इसका खुद का एक्सेप्टेंस यहां पहुंचा उससे पहले तक, और इसका एक्सेप्टेंस कब पहुंचा, 15 जनवरी को 3 बजे, तो 3 बजे से पहले ये मना कर सकती है, और इसके 7 बजे 1 बजे से पहले 7 तारीख को ये मना कर सकता है अपना ऑफर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं सर, थोड़ा सा लिख देते हैं हमें याद रहेगा। क्या बोलूं यहाँ पे, रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैन बी डन, थोड़ा शॉर्ट में करने की सोच रहा हूं मैं। रिवोकेशन ऑफ ऑफर ऐसे लिख लो सीधा सीधा, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सेंट बाय ऑफरी। सिमिलरली यहां पे क्या लिखेंगे, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब तक कर सकते हैं, बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ही देखेंगे हम, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा कई बच्चों को ना रट्टा मारने का वो होता है, रिसीव बाय ऑफिरर, यानी देखो बात क्या कर रहा है, बात ये कर रहा है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। बस यहाँ पे क्या है, सेंट बाय ऑफरी, सेंट बाय ऑफरी, यहाँ पे क्या है, रिसीव्ड बाय ऑफिरर, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हमने ये देख लिया, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में आराम से देख लिया था, तो अब हमें समझने में आसानी हो रही है। नाउ कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, हमने रिवोकेशन पढ़ लिया कि रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर। अब पढ़ते हैं हम कम्युनिकेशन कब होगा, ऑफ रिवोकेशन का कब माना जाएगा, कम्युनिकेट हो चुका है, सामने वाले के पास बात पहुंच चुकी है, कब माना जाएगा। ये बहुत सिंपल दोस्त, ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या है पहले देख लेते हैं फिर बताता हूं आपको। द वर्ड रिवोकेशन, देखो यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया, वहां नहीं दिया था। रिवोकेशन का मतलब है टेकिंग बैक, रिवोकेशन का मतलब हमने यहाँ देखा था, यहाँ पे रिवोकेशन का मतलब ये लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको याद रहेगा। रिवोकेशन का मतलब क्या हुआ, टेकिंग बैक, या फिर आप लिख लो हिंदी में मना करना या फिर तोड़ना, यानी अपना प्रॉमिस तोड़ना, वादा तोड़ना, जो कहा गया है वो मना करना। इसमें क्या है सर, इसमें बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, लीगल लैंग्वेज समझोगे तो अभी आप परेशान हो जाओगे। पहले हम इसको चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर समझाता हूं मैं आपको। द वर्ड रिवोकेशन मीन टेकिंग बैक, बोथ ऑफर एंड एज वेल एज एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड, द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। सिंपल है बहुत। तोड़ने का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, देखिए ऑफरर के लिए कब माना जाएगा, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट व्हेन रिवोकेशन इज सेंट। क्या बोल रहे दोस्त, रिवोकेशन इज सेंट
टू द पर्सन होम इट इज मेड। और सिमिलरली ऑफरी के लिए कब माना जाएगा? व्हेन रिवोकेशन कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी। सर क्या बोल दिया इसमें, समझ में नहीं आया। पहले ऐसा समझो फिर नॉर्मली समझो। मेरे को देखो, रिवोकेशन ऑफरर की तरफ से या ऑफरर के लिए कब माना जाएगा कि उसने ऑफर तोड़ दिया है? जब उसने अपना तोड़ने की बात, अपना टेकिंग बैक की बात अपनी तरफ से भेज दी है। हमारे एग्जाम्पल में क्या था, ये अगर इस एग्जाम्पल में अगर इसने 1 तारीख को बोला था ना, 1 तारीख को ऑफर भेजा था, अगर ये 2 जनवरी को बोल दे कि मुझे ऑफर तोड़ना है, तो ये इसकी तरफ से 2 जनवरी को माना जाएगा कि इसने ऑफर तोड़ दिया है। ठीक है, अब इसी का मैं एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। यहां देखिए एग्जाम्पल, दोनों चीजों का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। जिसने ऑफर दिया है उसकी तरफ, मान लो जिसको तोड़ना है ऑफर, मतलब ऑफरी को ऑफर तोड़ना है और ऑफरर को ऑफर तोड़ना है और ऑफरी को एक्सेप्टेंस तोड़नी है। अगर मान लो तो ऑफरर अपना ऑफर तोड़ेगा, तो ये अपना मान लो तोड़ने का, ये अपना तोड़ने के लिए बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये? रिवोकेशन बोल रहा है। यहां पे हमारा एग्जांपल अलग चलेगा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर सेंट। जिस दिन इसने अपना ऑफर के लिए मना किया, सेंट किस दिन? 1 जनवरी को। यहां पे एग्जांपल दूसरा हमारा, 1 जनवरी को उसने तोड़ने के लिए बोल दिया, तो इसकी तरफ से माना जाएगा ये टूट गया। इसको ऐसे लिख लो आप, हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं ना हम, चलो इसको ऐसे लिखो। रुको सर, आप इतना क्यों अलग अलग करवाते हो बच्चों, ताकि है ना दोस्त आपको एग्जाम टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे कभी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि सारी चीजें मैं इंक्लूड करके चलूं। तो क्या माना जाएगा ये? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट ऑफरर। इसने यहां मना किया है, रिवोक किया, रिवोक यहां पे भेजा नहीं। हमारे पहले वाला एग्जांपल में 1 जनवरी को भी भेज रहा था, 1 जनवरी को। यहां पे भेज नहीं रहा, यहां पे रिवोक कर रहा है। ये एग्जांपल बनाया हमने इसमें, ठीक है, ये वाला एग्जांपल बनाया यहां पे। नाउ अब इसने जो ऑफर तोड़ा, वो ऑफर इसके पास पहुंचा 7 जनवरी को। तो 7 जनवरी को क्या मान लिया जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज कंप्लीटेड, से यहां पे कंप्लीटेड नहीं किया, अगेंस्ट प्रपोजी। जिस दिन ऑफर को कैंसिल करने का, रिवोक करने का इसके पास पहुंच जाएगा, तो इसके लिए वो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा इसके लिए, क्योंकि इसके पास अब पहुंच गया कि हाँ भाई वो बंदा तोड़ना चाहता है। तो जिसके पास पहुंच गया या फिर जिसने भेज दिया, उस दिन उसके लिए, उस दिन उसी के लिए वो कंप्लीट माना जाएगा रिवोकेशन। ठीक है, अब सिमिलरली हम बात करते हैं किसकी? एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस तो हमारे केस में तो यही करेगी एक्सेप्टेंस, ऑफर यही है। मान लीजिए इसने 7 जनवरी को मना कर दिया, तो इस दिन क्या माना जाएगा? इसने क्या किया, क्या माना जाएगा कि ये कंप्लीशन कर रही है, कंप्लीशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट हरसेल्फ, अगेंस्ट ऑफरी, ऑफर या प्रपोजल जो भी बोल लो आप। यानी इसने बात को मना किया कि मुझे नहीं खरीदनी है आपकी गाड़ी, तो जिस दिन इसने खुद की बात को मना किया, जिस दिन इसने भेज दिया लेटर, उस दिन माना जाएगा कि इसके लिए रिवोकेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके लिए कब माना जाएगा? जब तक इसके पास पहुंचेगा। सिंपल सी बात है। तो ये वाला ज्यादा इजी है आपके लिए समझने के लिए। फिर भी मैं इतना कुछ लिखवा के चल रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको कभी भी रिवीजन के टाइम या समझने में दिक्कत ना हो। ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट ऑफरर। ठीक है, दोबारा सुनिए एक बार और, लास्ट में एक बार और। अब यहां पे बात हो रही है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन की, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ए ने रिवोकेशन का, रिवोक करने का लेटर भेजा, मना करने का लेटर भेजा 1 जनवरी को।
तो माना जाएगा कि एक की तरफ से रिवोक हो गया, एक की तरफ से रिवोक हो गया, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अगेंस्ट ऑफर नहीं, अगेंस्ट ऑफरर होगा, ठीक है, ये माना जाएगा। तो जैसे इसका रिवोकेशन पहुंचा इसके पास, तो मान लिया जाएगा कि इसके लिए भी ऑफर रिवोक हो गया, यानी इसको पता चल गया कि सामने वाले ने मना कर दिया जी, उसने गाड़ी बेचने के लिए कहा था, उसने गाड़ी बेचने के लिए मना कर दिया। सिमिलरली इसको ऑफर तोड़ना है, सॉरी एक्सेप्टेंस को मना करना है, तोड़ना है एक्सेप्टेंस अपनी। तो जिस दिन ये अपनी एक्सेप्टेंस तोड़ने के लिए लेटर भेज रही है, यानी मान लीजिए 7 जनवरी को 1 बजे भेज रही है, तो इसी दिन मान लिया जाएगा कि इसकी तरफ से तो एक्सेप्टेंस टेक बैक हो गई, मना हो गई। और ये एक्सेप्टेंस जिस दिन इसके पास पहुंचेगी, सॉरी इसका जो रिवोकेशन इसके पास पहुंचेगा जिस दिन, उस दिन माना जाएगा कि इसके लिए एक्सेप्टेंस, सॉरी रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। तो ये आसान है, जिसने जिस दिन भेजा उस दिन उसके लिए रिवोकेशन कंप्लीट, और जिस दिन जिसके पास पहुंचा उस दिन उसके लिए रिवोकेशन कंप्लीट, ऐसा याद करके चलना। हाँ ठीक है, चलिए ये थोड़ा टिपिकल पॉइंट था जो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ मूविंग ऑन, मोड्स ऑफ रिवोकेशन और लैप्स ऑफ ऑफर। तो दोस्तों क्या है ना, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो हम पहले भी थोड़े बहुत इनमें से पढ़ चुके हैं। अगर वो कंडीशन आ जाएं तो ये माना जाएगा, या वो सिचुएशंस आ जाएं, ये माना जाएगा कि जो भी ऑफर है, जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है ना, देखो अग्रीमेंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बनने के सबसे बेसिक चीज क्या होती है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऑफर। उसके बाद एक्सेप्टेंस आता है, प्रॉमिस आता है, फिर कंसिडरेशन आता है, फिर अग्रीमेंट आता है, फिर उसमें इन्फोर्सिबिलिटी आती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट आता है, करेक्ट है। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, ऑफर। ऑफर ही कब लैप्स हो जाएगा, कब एक्सपायर हो जाएगा, वो कुछ कंडीशन दे रखी है। ये बाकी चैप्टर में से ना थोड़े बहुत पॉइंट निकाल के उन्होंने एक टॉपिक बना दिया है, ऑल उसमें से बहुत सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। तो ये सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन 6। इसमें कुछ पॉइंट है, बहुत ईजी पॉइंट है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा छोड़ के। पहला, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। एक बात बताओ, ऊपर हमने क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन अभी अभी पढ़ा ना, अभी रिवोकेशन। इसने अपने ऑफर के लिए मना कर दिया, तो ऑफर के लिए मना कर दिया तो ऑफर कैंसिल हो गया ना, ऑफर क्या बोलते हैं इसको, लैप्स हो गया ना, ऑफर लैप्स हो गया, बात खत्म। एक्सपायर्ड हो गया, लैप्स हो गया, कुछ भी आप बोल लीजिए, ठीक है। यानी जब आपने ऑफर दिया कार बेचने का और एक दिन बाद मना कर दिया तो आपका ऑफर ही खत्म हो गया। और ये जो एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल सेम है ऊपर वाले, ठीक है, रिवोकेशन वाले, यही सेम एग्जांपल है। बाय लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड टाइम, देखो ऑफरर ने ऑफर दिया और कहा मुझे 2 दिन के अंदर रिप्लाई कर देना ईमेल के थ्रू। भाई साहब ने 2 दिन तक रिप्लाई नहीं किया, 30 दिन तक रिप्लाई किया, तो क्या आप मानोगे? इसमें एक पॉइंट था जो गलत रखा था, 1 मिनट देना मुझे बस, मैं वो चीज़ देख रहा हूँ कि हमारे वो लास्ट क्लास में कवर हो गया कि नहीं हुआ, इसे याद नहीं रहता ना, आई थिंक कवर हो गया वो। चलिए सॉरी, वापस आते हैं। सिंपल पॉइंट है, बाय लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड टाइम, कितनी बार पढ़ चुके हैं। 2 दिन के लिए बोला था आपने, उसने 30 दिन रिप्लाई दिया, जो 30 दिन रिप्लाई दिया तो ये माना जाएगा कि उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं है, प्लस ये भी माना जाएगा जो पहला ऑफर था वो खत्म हो गया, लैप्स हो गया। आपने तो ये बोला था कि 2 दिन तक बता देना कि आप मेरी कार खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, उसने 2 दिन तक नहीं बताया, तीसरे दिन जाके बोल रहा है। तो 2 दिन के बाद, दूसरे दिन के रात को 12 बजे ही जो आपका ऑफर था वो वैलिड रहा ही नहीं ना, वो तो एक्सपायर्ड हो गया कि आपने 2 दिन का समय दिया था, 2 दिन के बाद आपका ऑफर ही खत्म हो गया। एक्सेप्टेंस की तो बात की बात है, ऑफर ही खत्म हो गया ना। अब इनके मैं एक एक छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा क्योंकि बहुत इजी चीज है, इसके एक एक एग्जांपल लेने कोई फायदा नहीं है। और जो बहुत ही इजी टॉपिक्स है या फिर बहुत ही इजी कुछ हेडिंग्स है, कुछ बुलेट्स पॉइंट है, उनके एग्जांपल आप खुद भी बना के लिख सकते हो। जरूरी नहीं है बुक्स के एग्जांपल लिखना, आपके अपने दिमाग में कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि यार मैं ये वाला एग्जांपल लिख सकता हूँ, तो वो वाला एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, कहीं कहीं पे जो हम एग्जांपल बनाते हैं गाड़ी का और कुछ स्पेसिफिक कुछ केसेस होते हैं, वहां पे आप लिख सकते हो या याद रहेगा वैसे एग्जांपल तो ठीक है, तो ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज अगर आपके दिमाग में एक वैलिड एग्जांपल बन रहा है तो आप वो लिख के आ जाओ। थर्ड, बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रेसिडेंट
प्रीवियस एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या होता है, एक प्रीवियस एग्जाम्पल। क्या बात कर रहा है, छोटा सा तो पॉइंट है। जो भी ऑफर में कंडीशन बोली हुई है उस कंडीशन को ना मानते हुए सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है तो वो ऑफर ही खत्म हो जाता है, ये बोल रहा है। एन ऑफर लैप्सेस इफ इट इज एक्सेप्टेड विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ ऑफर। अब ऑफर में 4 कंडीशन दे रखी है किसी ने, जैसे घर बनाने का ऑफर दिया किसी ने, बोला कि आपको घर बनाना है और घर में इतने पिलर होने चाहिए, घर में आपको जो ईंटें हैं ना ये वाली लगानी है, प्लस्तर ये वाला करना है, टाइल्स ये वाली लगानी है। आपने ना उसको कंडीशन बता दी, वो सामने वाले ने ना वो कंडीशन के लिए हाँ नहीं किया, ये वो कंडीशन के लिए मना कर दिया उसने, तो वो आपका ऑफर ही अमान्य हो जाएगा, या फिर आप कह लो ऑफर लैप्स हो जाएगा आपका। जैसा कि ए ऑफर हिज कार टू बी सम ऑफ 10,000, बी प्रोवाइडेड टू सेंड 500, और बी क्या बोला था, ए ने बोला था कि अगर आपको मेरी कार खरीदनी है 10,000 में तो कम से कम 500 रुपए एडवांस दे देना। बी ने एक्सेप्ट तो कर लिया ऑफर, लेकिन 500 रुपए नहीं दिए, 500 रुपए एडवांस नहीं दिए, तो ये ऑफर ही खत्म हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, बढ़िया एग्जांपल जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको समझ में आएगा एक नंबर। जैसे आप घर खरीदने जाते हो, आप या आपके पेरेंट्स अभी जा रहे होंगे या कहीं खरीदा होगा, तो क्या होता है ना, जब आप घर खरीदने जाते हो तो घर देखते हो, उसके बाद डीलर से बात करते हो, और ना मान लीजिए घर है कुछ 1 करोड़ का, तो डीलर क्या बोलता है कि ठीक है आपको घर पसंद आ गया, आप बोलते हो हाँ पसंद आ गया, डीलर बोलता है कि ना कुछ टोकन मनी दे दो, बयाना दे दो, हिंदी में बोलते हैं ना बयाना देना। तो उसमें क्या होता है, छोटा सा एक नॉर्मल एग्रीमेंट बनता है दोनों पार्टियों के बीच में, ठीक है। उसमें लिखा होता है कि इसने इतने पैसे दिए हैं और ये 2 महीने के तक घर को खरीद लेगा, और अगर 2 महीने तक घर को नहीं खरीदा, यानी 2 महीने तक बाकी की पेमेंट करके पूरे कागज वागज बना के सब कुछ फाइनल नहीं किया, तो जो 50,000 है ना वो जब्त कर लेगा, जब्त कर लेगा। तो वही बात यहाँ पे है, 2 महीने के बाद अगर घर खरीदने आ गए तो उसके वो 50,000 रुपए भी जाएंगे और घर भी नहीं खरीद पाएगा। वो सामने वाला बंदा मना कर सकता कि अब नहीं बेच रहा मैं, अब आपको जो करना कर लो, और वो कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कंडीशन थी कि कुछ एडवांस दिया था, ठीक है। ये वाली कंडीशन तो हमारी यहाँ पे भी काम आ जाएगी, जो हमारा एग्जांपल है ना वो इसमें भी काम आ जाएगा, स्पेसिफाइड टाइम वाले में भी। और जो उसमें पैसे वाली बात थी ना कि अगर आपको घर खरीदना तो हमें कम से कम 50,000 एडवांस दो, तो 50,000 वाला पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ कवर हो जाएगा। तो एक घर वाला एग्जाम्पल आपका यहाँ भी कवर हो गया, यहाँ भी कवर हो गया। चलिए आगे, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर, इसमें शायद एक पॉइंट होगा, चलो पहले पढ़ते हैं, देखते हैं, शायद आपकी बुक में नहीं दे रखा था। द फैक्ट ऑफ डेथ ऑफ और इंसैनिटी ऑफ ऑफर, इंसैनिटी ऑफ ऑफर मतलब, ऑफर मतलब इंसैनिटी, इंसेन हो जाना, इंसेन हो जाना मतलब दिमागी रूप से बेकार हो जाना, यानी पागल हो जाना, उसे बोलते हैं इंसेन, ठीक है। इंसेन से बना इंसेनिटी, यानी पागल हो जाना। अगर किसी की डेथ हो जाती है या फिर वो बंदा दिमाग से पागल हो जाता है, और ये एक्सेप्टर को पता चल जाता है जब उसके पास एक्सेप्टेंस आई, उससे पहले उसने एक्सेप्टेंस जब तक दी उससे पहले पता चलता है। मान लो 1 तारीख को ए ने एक ऑफर दिया बी को, ठीक है, और वो ऑफर बी के पास पहुंचा मान लो 4 तारीख को, लेकिन 2 तारीख को ही बी की डेथ हो जाती है। या फिर मान लो 4 तारीख को उसके पास पहुंचा, उसने अपना रिप्लाई भेजा 5 तारीख को, लेकिन 4 तारीख तक ए की डेथ हो जाती है, तो ऑफर वहीं पे ही लैप्स हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। यहां पे एक कंडीशन और दे रखी है, एक पॉइंट और दे रखा है यहां पे, ये वाला पॉइंट ऑफरी का। अगर मान लो ऑफरी की डेथ हो जाए, प्रपोजी की डेथ हो जाए, तो क्या होगा, ऑफरी डाइज और बिकम इनसेन, ऑफरी अगर मर जाता है या मर जाती है या फिर वो पागल हो जाता है अपना वो ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले, बट एंड नॉट बाय एनी अदर, तो वो द ऑफर बिकॉज ऑफ ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द ऑफरिंग, तो वो ऑफर क्या होगा, वो ऑफर वहीं पे लैप्स हो जाएगा जैसे उसकी डेथ होती है, एक्सेप्टेंस सामने वाले की, प्रपोजी की। इसमें ये बोला हुआ है यहां पे कि अगर एक्सेप्ट करना होगा तो वही करेगा, अगर उसने नहीं किया तो उसके बदले कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसका हमने एग्जांपल लिया था कि एक्स ने वाई को बोला था कि मेरी गाड़ी खरीदोगे 1 लाख की, तो 1 लाख की जगह नीचे जेड अपने आप पता नहीं कहां से कूद पड़ा, उसने बोला कि मैं खरीदूंगा जी गाड़ी, मैं खरीदूंगा गाड़ी। नहीं, ऑफर जिसको दिया था अगर वो एक्सपायर हो गया या उसकी डेथ हो गई तो ऑफर वहीं एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, वहीं लैप्स हो जाएगा। एक चीज देखते हैं, इसमें एक नोट है, इफ प्रपोजर डाई
आफ्टर द एक्सेप्टेंस, यहां पे तो हमने क्या पढ़ा था, एक्सेप्टेंस से पहले अगर प्रपोजर मर जाता है। एग्जाम्पल क्या लिया था, एग्जाम्पल ले लेता हूं यार, फिर आप परेशान हो गए। मेन पॉइंट हमारा देखो यही वाला है इसका, ये देखो प्रपोजल लिखा है ना आपकी बुक में, मेन पॉइंट यही है। मान लीजिए ए ने ऑफर दिया किसको, बी को। ए ने ऑफर दिया 1 तारीख को, 1 जनवरी को। बी के पास पहुंचा ये 4 जनवरी को, ठीक है। और बी ने इसका रिप्लाई दिया 5 जनवरी को। लेकिन इसके एक्सेप्ट करने से पहले, बी के एक्सेप्ट करने से पहले, ये ए जो है, मान लीजिए ए की डेथ हो गई, डाइट 4 जनवरी, यानी इस दिन जिस दिन पहुंचा था उस दिन ए की डेथ हो गई, यानी कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस करने से पहले डेथ हो गई ए की। तब तो हमें पता है कि ऑफर यहां पे लैप्स हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर एक्सेप्टेंस होने के बाद डेथ हुई, यानी 5 तारीख के बाद डेथ हुई, तो क्या होगा, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब यहां पे ना टॉपिक से बिल्कुल अलग जा रहा है आपकी बुक, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान देने की कोशिश कर रही है, ये ना भी याद रहा तो भी चलेगा, इतना डीप में नहीं आता आपके पेपर में। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमने पढ़ा था ना ऊपर, क्या पढ़ा था सर हमने, एक प्रिंसिपल एजेंट वाली बात पढ़ी थी ना पहले। यहां पे क्या पॉइंट आ गया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एक होता है कोई भी बिजनेस में, ज्यादातर बड़े लोग क्या करते हैं, अपने काम के लिए, अलग अलग काम के लिए रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं, कि मेरा जो टैक्स का काम है एक सीए करेगा, तो अपनी जगह एक सीए का रिप्रेजेंटेशन बना दिया उसको, यानी कुछ पेपर बना लिए, जो भी उसके बदले काम करना है, साइन वाइन करना है, तो वो उसको सीए करेगा। अपने एक लॉयर अपॉइंट कर लिया कि जो भी लीगल काम होंगे, जो केसेस वगैरह चल रहे हैं उस अमीर आदमी पे, वो सारे अपने मन से उसके लिए जो लेटर लिखना, जो रिप्लाई करना है, उसके बदले कौन करेगा, वो कोई एक लॉयर कर देगा, ठीक है। ऐसा होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जनरली लीगल रिप्रेजेंटेटिव लॉयर वगैरह होते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि अगर मान लीजिए यहां पे ये बंदा 5 तारीख के बाद इसकी डेथ होती है, ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस हो गई, ये अपना ऑफर कैंसिल कर ही नहीं सकता। लेकिन 5 तारीख के बाद डेथ हुई तो बंदा तो यार कर तो सकता नहीं ना। लेकिन अगर इसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको वो काम करना पड़ेगा, बस इतना बोला है, उसको ऑफर को पूरा करना पड़ेगा, यानी उसको घर बनवाना पड़ेगा हमारे पहले वाले एग्जांपल के हिसाब से। लेकिन अब इसमें एक और कैच है, सर कितने कितने कैच बता रहे हो आप, हम तो यहीं परेशान हो गए। दूसरा कलर ले लेते हैं, देखो इसको मैं अलग से मार्क करा रहा हूं। क्या बोल रहा है, बट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एन ऑफर शैल ऑटोमेटिकली रिवोक्ड इन केस ऑफ डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर। इसमें क्या कह रहा है, जो इंग्लिश लॉ है ना, जो ब्रिटिश लॉ है, जो यूके का लॉ है, वहां के हिसाब से क्या कह रहा है कि वहां के हिसाब से तो ऐसा है जी, अगर ऑफरर ए मर गया बेचारा तो वहीं ऑफर खत्म हो जाता है। वो पहले मरा बाद में मरा, उसका रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा नहीं करेगा कोई मतलब नहीं है, उसके अगर डेथ हो गई तो ऑफर खत्म। ये वहां के लॉ के हिसाब से है, बस इतना सा पॉइंट बोला है, ठीक है। एक चीज और मार्क करा देता हूं आपको याद रखने के लिए, ये रिप्रेजेंटेटिव वाला वर्ड याद रखना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पहले इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। दोस्तों ये आपके लिए हो रही है मेहनत, ये ताकि आपको कल को रिवाइज करने में आसानी हो। अगला काउंटर ऑफर हम 2 बार पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। ऑफर में भी पढ़ा था हमने, एक्सेप्टेंस वाले में भी पढ़ा था, और आज फिर से देख रहे हैं कि अगर ऑफर, किसी ने ऑफर दिया और एक्सेप्टर ने, यानी सामने वाले बंदे ने, प्रपोजर ने, ऑफरी ने अपने खुद की कोई कंडीशन बता के ऑफर के बारे में रिप्लाई कर दिया, तो उसे एक्सेप्टेंस छोड़ो, वो ऑफर भी कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि उसे क्या बोला जाएगा, काउंटर ऑफर। जैसे कि एग्जांपल क्या लेता, ए ने अपनी गाड़ी बेचने का ऑफर दिया बी को 1 लाख में, बी ने क्या किया कि मैं आपकी गाड़ी खरीद लूंगा लेकिन मैं खरीदूंगा 90,000 की। तो यहां पे बी ने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने काउंटर ऑफर कर दिया, उसने खुद एक ऑफर दे दिया कि मैं तो 90,000 में खरीदूंगा जी। तो इससे क्या हुआ, जो ए ने 1 लाख का ऑफर दिया था वो लैप्स हो गया, वो बोल रहा है। हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं। अगला, बाय नॉट एक्सेप्टिंग द प्रेस्क्राइब्ड मोड ऑफ यूजुअल मोड।
सिंपल सी बात है, कितनी बार पढ़े ये पॉइंट, फिर से पढ़ लेते चलो। ए ऑफर टू सेल हिज कार टू वाई एंड आस्क हिम टू सेंड एक्सेप्टेंस थ्रू ईमेल। ए ने अपनी कार बेचने को बोला वाई को, और बोला कि ना अगर तुम्हें खरीदनी है मेरी कार तो मेल में रिप्लाई करना। बट वाई ने क्या किया, व्हाट्सएप का मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप बता दिया ए को कि हाँ मैं आपकी कार खरीदूंगा। यहाँ पे क्या है, एक्स रिजेक्ट कर सकता है वाई की एक्सेप्टेंस को कि यार मैं नहीं बेच रहा आपको कार, मैंने आपको कहा था कि आप ईमेल पे रिप्लाई करना, आपने तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया। तो क्या वाई कोर्ट में जा सकता? वाई नहीं जा सकता कोर्ट में। ये बोलेगा ये देखो जी मैंने अपने ऑफर में लिखा था कि ईमेल पे रिप्लाई करो, ठीक है। तो वाई इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, और ए बाद में मना भी कर सकता है कि व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया था ना, मैं नहीं दे रहा आपको अपनी कार, अब 1 लाख छोड़ो, मैं 1,20,000 की भी नहीं दूंगा। ठीक है, चलो मजाक कर रहा हूं। लास्ट, रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय ऑफरी। यार ऑफरी ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो ऑफर भी खत्म ही हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क कर दिया। अब देखो हमने अपना जो मेन टॉपिक तो पढ़ लिया, अब ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अलग से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं इनके। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, इसका अलग से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, और आता है, ये नहीं कभी कभी आता है, नॉर्मली आता रहता है ये वाले क्वेश्चन। ये टॉपिक है, आगे 2 टॉपिक और आएंगे, इनके क्वेश्चन आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। इसलिए मैंने बोला था आपको एक्सेप्टेंस वाली क्लास में, लास्ट क्लास में, कि अगली वाली क्लास हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए क्या बोल रहा है, समझना, टेक्निकल वर्ड है। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ऑफर करने के लिए इन्विटेशन दिया है आपने कि आप हमें आप हमें ऑफर दो। जैसे मैं गया कहां पे, जैसे चलो एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल लूंगा तब, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना, जब तक एग्जांपल नहीं लूंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और उसका 3 एग्जांपल है अच्छे, जहां से जो आपकी बुक के एग्जांपल है मैंने नहीं बनाए, और अच्छे एग्जांपल, और इसको समझ लोगे तो आप इसको देख लोगे तो अपने आप पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। पहला एग्जांपल, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप, अ प्राइस टैग इज ओनली द इन्विटेशन ऑफ ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट arises only when shopkeeper accept the customer's offer to buy। सर क्या बोल दिया, छोड़ो मैं समझाता हूं। आप कपड़े लेने जाते हो, आप चाहे मॉल में गए चाहे नॉर्मल किसी दुकान में गए, वहां पे डिस्प्ले लगा हुआ, बाहर डमी लगी होती है ना, वहां पे टी शर्ट पहनी होती है, डमी ने जीन्स पहना रखी होती है, अलग अलग टाइप के कपड़े बना रखे होते हैं, और उनके प्राइस टैग भी लिखे होते हैं, प्राइस की इतने की उतने की है। चलो प्राइस नहीं भी लिखा, भी 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। उसने बाहर दुकान वाले ने डिस्प्ले में जो लगाए हैं, जो डमीज लगाई है, उनको जो कपड़े पहनाए हैं, क्या माना जाएगा उसको, पता है आपको? इन्विटेशन। कि अगर किसी को टी शर्ट्स लेनी है, जीन्स लेनी है, या कोई और भी कपड़े लेने हैं, शर्ट लेनी है, तो दुकान में आ जाओ, इतना ही मतलब होता है। वो सिर्फ इनवाइट कर रहा है आपको, वो सिर्फ इनवाइट कर रहा है अपनी दुकान में, आपको खींच खींच के नहीं ला रहा, आपसे 1 to 1 नहीं बोल रहा, उसने सिर्फ एक इन्विटेशन दे रखा है बाहर, ठीक है। अब आप गए दुकान में, अब आपने बोला कि भैया मुझे शर्ट दिखाना, जो बाहर डिस्प्ले पे लगी है उस टाइप की शर्ट दिखाना, या कोई भी शर्ट दिखाना। अब आपने ऑफर दिया उसको, अब वो दुकानदार उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा वो उसके ऊपर है, सोचो। यानी इनविटेशन सिर्फ एक, आप लोग कह लो जैसे पैम्पलेट होता है ना, पैम्पलेट बांट देते हैं लोग, या फिर वो अपने विजिटिंग कार्ड बंटवा देते हैं, वो क्या होता है, वो सिर्फ इनविटेशन होता है। अगर आपको कोई काम करवाना है तो आप जाके ऑफर दोगे पहले, उसके बाद वो एक्सेप्ट करेगा। देखो अगला एग्जांपल पहले बाद में लेंगे, एक अब पढ़ लेते हैं। इट इज ओनली इंडिकेशन ऑफ पर्सन्स विलिंगनेस, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है इनविटेशन देने वाले की, कि वो इनवाइट करता टू इनवाइट अदर्स, दूसरे लोगों को, टू मेक ऑफर, कि वो दूसरे लोग आके ऑफर दें, एंड डज नॉट बाय इटसेल्फ टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। हमारे केस में वो दुकानदार खुद कोई ऑफर नहीं दे रहा लोगों को कि आओ मेरे कपड़े खरीदो, नहीं खरीदोगे तो ये हो जाएगा, नहीं, वो सिर्फ इनविटेशन दे रहा है कि सामने वाला आके ऑफर दे। उसने ऑफर नहीं दिया, उसने इनविटेशन दिया। इनविटेशन ऑफर दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, फिर से समझो। पहले बंदे ने, दुकानदार ने सिर्फ एक इंडिकेशन दी है कि वो चाहता है इनवाइट करना दूसरों को, अदर्स को, कि वो मेक ऑफर, कि वो लोग आके ऑफर दें, ना कि वो खुद अपने मन से कोई लीगल ऑब्लिगेशन बना रहा है। ये लाइन का मतलब है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
और ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं मार्क करा देता हूँ। ये टॉपिक लिखोगे, ये एग्जाम्पल करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, कम से कम 2 तो लिख के आना ही पेपर में। एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शन, देखो ऑक्शन का पॉइंट हमने पढ़ा था पहले। ऑक्शन यानी नीलामी, घर की नीलामी। एक मूवी का भी एग्जाम्पल लिया था ना चाहे हमने लास्ट क्लास में, वो ओम जय जगदीश वाली मूवी का एग्जाम्पल लिया था। अब घर की नीलामी अगर मान लो करनी है, एक बंदे ने लोन लिया था, लोन पे घर लिया था, घर के लोन की ईएमआई नहीं चुका पाया, तो बैंक ने उसका घर जब्त कर लिया। अब बैंक क्या कर रहा है, उस घर की नीलामी करवाता है, क्योंकि उसको तो अपने पैसे वसूल करने हैं ना। तो जब वो नीलामी करवाता है तो एक एडवर्टीजमेंट डालता है न्यूज़पेपर पे या अपने बैंक की साइट पे। तो वो जो एडवर्टीजमेंट डाली उसने न्यूज़पेपर में, बैंक ने, मैं बैंक का एग्जाम्पल ले रहा हूं, इसमें पता नहीं क्या एग्जाम्पल है, जो भी है। तो वो जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या है, सिर्फ एक इन्विटेशन है कि जिसको नीलामी में हिस्सा लेना है, बोली लगानी है, इस दिन पे इस जगह पे आइए और बोली लगाइए। तो जब आप अगर वहां पे जाते हैं बोली लगाने और आप बोली लगाते हैं, तो अब आप ऑफर दे रहे हो, उसका बैंक का सिर्फ एक इन्विटेशन आया था आपके पास, अब आप ऑफर दे रहे हो। और जैसे ही आपने ऑफर दिया और 3 बार हो गया कि 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, जैसे तीसरा बजा तो सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यानी बैंक वालों ने या बैंक का जो भी वहां पे बंदा बैठा हुआ जो बोली लगवा रहा हुआ थोड़ा मार के, ये वो एग्जांपल है। अगला एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी। आपने, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, जो 12th में आपने ना वो अलॉटमेंट वाली एंट्री सीखी होंगी ना अकाउंट्स में, वो होती क्या है, जब कंपनी नई लिस्टेड होती है, यानी एक नॉर्मल कंपनी जब लिस्टेड हो जाती है, जब उसके शेयर मार्केट में खरीदे बेचे जा सकते हैं, तो कंपनी क्या करती है, पहले एक प्रोस्पेक्टस निकालती है, एक ब्रोशर टाइप का निकालती है। उस बुक में लिखा होता है कंपनी के बारे में कि कंपनी कब से बनी, कंपनी ने कितना काम किया, कितना प्रॉफिट है, कितना अर्निंग है। अगर किसी को कंपनी के शेयर लेने हैं तो वो इतने इतने दिन तक ले सकता है। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जस्ट एक इन्विटेशन दिया कि जिसको शेयर खरीदने वो आके हमसे बात करो। तो अगर आपने वो एडवर्टीजमेंट देखी या फिर वो कंपनी का प्रोस्पेक्टस कहीं से पढ़ा, तो अब आप जा रहे हो कंपनी को ऑफर देने के, कंपनी मुझे आपके शेयर चाहिए, आप शेयर दोगे कि नहीं दोगे। तो आपने ऑफर दिया कंपनी को, कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, और कंपनी बोलेगी हाँ मेरे शेयर खरीद लो, ये लो शेयर लो और पैसे दो। ठीक है, ये था। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ये वाला पार्ट रह गया। द पर्सन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द ऑफर ओनली एक्सप्रेसेस हिज एक्सप्रेसेस रेडीनेस। देखो अगर आपको ये लाइन समझ में ना आए ना, इसमें क्या है, ये ज्यादा टेक्निकल है, बुकिश लैंग्वेज है, ये थोड़ी इजी लैंग्वेज है एक ही बात। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन हमारे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां भी एक छोटा सा पॉइंट आएगा, इसका कोई ग्राफ, अच्छा लाइन समझिए क्या बोल रहा है ये। एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर what a lighted match is to train of gunpowder। सर क्या बोल रहा है, इसने लाइन सही लिखी है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको चेक कर लेता हूं एक बार आपकी बुक से, को मेरे पास बुक पढ़ी की लाइन सही लिखी है नहीं लिखी। बस 1 मिनट देना, मुझे डाउट है इस लाइन पे। नहीं ठीक है चलो। तो एक थे मिस्टर सर विलियम जी, सर विलियम एंसन, ये भी कोई बड़े राइटर रहे होंगे, अपनी सोच लिखते थे उस जमाने में। इन्होंने एक लाइन बोल दी कि अगर किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो माना जाएगा कि एक जलती हुई तीली को बारूद से भरे हुए ट्रेन के डब्बों में लगा दिया गया। सर क्या मतलब हुआ, जैसे हम कहावतें पढ़ते हैं ना दोस्तों, कैसे पढ़ते हैं, जैसे सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, तो इसका मतलब क्या है, जो सावन का महीना होता है उसमें कोई अगर ब्लाइंड पर्सन है उसको कुछ हरा हरा दिखना जाता है, ये मतलब होता है नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता, इसका एक्चुअल मतलब कुछ और होता है। जिसको किसी का भूत सवार हो उसको उसके अगेंस्ट कोई बात सुनाई नहीं देती, समझ में नहीं आती, कुछ ऐसा मतलब है इसका। ऐसे इन्होंने एक शब्द बोला, पहले इसको हम समझते हैं, ग्राफ बना के फिर देखते हैं। तो इन्होंने क्या क्या चीजें बोली, लाइटेड मैच और ट्रेन ऑफ गन पाउडर। सर मान लीजिए क्या है, ये ट्रेन बनाया, ट्रेन अजीब सी बनाते हैं,
सर ये क्या बना रहे हो? ट्रेन के डब्बे इतने छोटे छोटे होते हैं और ये छोटे बड़े होते हैं। अरे मान लो ना बच्चों, ये मान लो ट्रेन है, लिख देता हूँ, नहीं तो आप बेइज्जती करोगे। ये एक ट्रेन है जिसमें हर डब्बे में क्या है? गन पाउडर। गन पाउडर का मतलब हिंदी में लिख देता हूँ, चलो दोनों में लिख देता हूँ। ये क्या है हमारा? एक्सेप्टेंस, सॉरी ऑफर। यहां पे सर विलियम ने क्या बोला है कि ऑफर में अगर एक तिल्ली लगा दी जाए और तिल्ली में मान लो आग लग रही है तिल्ली में। भाई तिल्ली क्या है दोस्तों? यहां पे तिल्ली कह रहा हूं, तिल्ली क्या है? ये है एक्सेप्टेंस। इसको ना लोग बहुत ही बेकार ढंग से कई बार बताते हैं। मेरे को बच्चे ने बताया था एक, जबकि है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्या बोल रहा है कवि, क्या कहना चाहता है यहाँ पे? ध्यान दीजिए, कवि जी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। कौन से कवि हैं हमारे यहाँ पे? कवि का नाम है यहाँ पे सर विलियम एंसन जी। ये कहते हैं कि एक ट्रेन जो गन पाउडर से भरी हुई है, यानी बारूद से भरी हुई ट्रेन में, यानी किसी ऑफर में एक एक्सेप्टेंस की जलती हुई तीली डाल दी जाए तो वो फट सकता है। सर क्या इसका यही मतलब है? नहीं। एक्चुअल मतलब क्या है? देखो, एक्चुअल मतलब इसका ये है कि अगर ऑफर में एक्सेप्टेंस जोड़ दी जाए तो वो कहीं ना कहीं कल को बनके एक ऑब्लिगेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है। ठीक है। अब किसी ने अगर किसी काम के लिए मना करा, चाहे इसने मना कर दिया या इसने अपनी बात को मना कर दिया, तो क्या ये होगा? क्या फिर वो कोर्ट में जाएंगे, फिर बहस करेंगे। यानी अब ये बाउंड हो गए, बाध्य हो गए काम करने के लिए। अब ये चीज को मना नहीं कर सकते। यानी ऑफर जब तक दिया था उसमें अगर एक्सेप्टेंस जोड़ दी तो अब ये बन गया प्रॉमिस, और प्रॉमिस को अब कोई मना नहीं कर सकता। ये कहने का मतलब था सर विलियम जी का, बस, जिसके लिए उन्होंने इतनी तगड़ी लाइन मारी। और क्यों इतनी तगड़ी लाइन बोली इस और बताता हूं। जो इंग्लिश लॉ है, जो ब्रिटिश लॉ है, उसमें क्या है, अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया ना तो वो आप तोड़ नहीं सकते बाद में। इंडिया में क्या है, ऑफर को हम वापस रिवोक भी कर लेते हैं। रिवोकेशन पड़ा है ना अभी ऊपर, यहाँ पे रिवोक कर सकते हैं, वहां पे रिवोक नहीं कर सकते। बस और ये लॉ उस टाइम बना था, कर तो अभी भी अब सकते हैं वहां पे भी, लेकिन जब ये स्टार्टिंग में लॉ बना था, देखो कितना पुराना लॉ है, 100-200 साल पुराना लॉ है। उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम इतनी ज्यादा, मतलब उस टाइम ये लॉ ऐसा बना हुआ था कि आप कल को नहीं तोड़ सकते। अगर आपने ऐसा कुछ कोशिश की, एक बार प्रॉमिस बन गया तो आप नहीं तोड़ पाओगे, और कुछ भी हुआ तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर 10 चीजें सहनी पड़ेंगी। तो इतना भसड़ नहीं पालनी थी उस टाइम पे, लेकिन अब तो हम रिवोक कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं। एक्सेप्टेंस इज एन ऑफर इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। इट इज प्रोड्यूस समथिंग विच कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। मतलब ये वो मान लीजिए जो एक बार हो गया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता, ये बोल रहे हैं। तो गन पाउडर को कहा, क्या बोला इन्होंने? गन पाउडर यानी ट्रेन, बारूद से भरी हुई ट्रेन को क्या बोला ना? ऑफर। हमने ये लिया है ना, ऑफर। और लाइटेड मैच क्या बोला ना? एक्सेप्टेंस। एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड कैन नॉट बी रिवोक्ड बट सो लॉन्ग, सर आ गया टेक्निकल पॉइंट, बट सो लॉन्ग अ लाइटेड मैच इज नॉट शोन। एक बात बताओ, यहां पे समझो, अगर इसने जलती हुई तीली यहां पे नहीं दिखाई तो क्या आग लगेगी? नहीं लगेगी। चलती हुई तीली को अलग रखो, ट्रेन का बारूद के डब्बे को अलग रखो। मतलब क्या है कि ऑफरर और ऑफरी, ये अपना काम करे, ये अपना काम करे। ठीक है। अगर इसने अपना काम ढंग से किया तो ये कुछ नहीं बोलेगा, इसने अपना काम ढंग से किया तो ये कोर्ट के पास नहीं जाएगा, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। कि यानी लाइटेड मैच, यानी कुछ गलतियां, कुछ कमियां, कुछ फ्रॉड को अगर आप अलग अलग रखोगे, यानी कोई भी दोनों पार्टियों में से कोई भी गलती नहीं करेगा या जानबूझ के फ्रॉड नहीं करेगा, तो ट्रेन में आग लगेगी नहीं, बारूद में आग लगेगी नहीं, यानी कोर्ट केस होगा ही नहीं, सुनवाई होगी नहीं। पॉइंट उसका ये है कहने का एक्चुअल में। अब समझिए कवि क्या कहना चाहता है आगे। द गन पाउडर रिमेन्स स्टैटिक। तो क्या होगा, अगर किसी ने आग नहीं लगाई तो जो गन पाउडर है वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, इनर्ट या फिर स्टैटिक, जैसा है वैसा पड़ा रहेगा। एंड कैन बी रिमूव्ड। सिमिलरली, साथ ही साथ मान के चलो आप, ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर। इसने एक लाइन और बोल दी। हमारे यहाँ क्या है, ऑफर को रिवोक तो कर सकते हो एक्सेप्टेंस से पहले,
ये हमने पढ़ा था। एक्सेप्टेंस से पहले यानी जब ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस भेज देता है, जब हमने केस में भेज देती है, उससे पहले ऑफरर अपना ऑफर तोड़ सकता है, राइट है। दूसरी तरफ समझते हैं। सिमिलरली वंस एक्सेप्टेंस इज गिवन टू इट टू कैन नॉट बी रिवोक्ड। क्या कहना चाहता है कवि यहाँ पे? कवि कौन है हमारे? वापस आओ, विलियम जी। विलियम जी क्या करें, साथ ही साथ ये भी मान के चलो एक्सेप्टेंस भी अगर एक बार हो गई तो वो रिवोक नहीं हो सकती। लेकिन सर फिर से लेकिन आ गया आपका, बट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो आप ऑफर भी मना कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो, एक्सेप्टेंस भी रिवोक कर सकते हो, बट कब कैसा कर सकते हो वो दिया हुआ है, लेकिन आप कर सकते हो मना। ये है हमारे यहाँ। अब जो सबसे मेन लाइन है जो आपको याद रखनी है इसमें, एट द एंड सारा कुछ, ये सारा कुछ लिखने के बाद, ये सारा कुछ ये लिखने के बाद जब पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है, ये लास्ट में, thus the above statement does not hold in relation to revocation of acceptance under Indian law। तो इंडियन लॉ के हिसाब से जो विलियम भैया जी ने बात बोली है, कवि ने हमारे यहाँ बात बोली है, इंडियन लॉ के हिसाब से ये बात सही नहीं है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आएगा, आपको कैसे लिखना है दोबारा समझ लो। पहले ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये स्टेटमेंट जो उन्होंने बोली है ना, ये आपको एज इट इज लिखनी है कि एज पर सर विलियम, नाम याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहां से स्टार्ट करो। एज पर द स्टेटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, ये पूरी लाइन, ठीक है। इनके हिसाब से अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो रिकॉल या फिर अनडन या रिवोक नहीं किया जा सकता, आपको ये लिखना है। उसके बाद लिखना है ये गन पाउडर वाउडर वाला एग्जांपल पूरा अपने मन से बना के लिखोगे तरीके से। फिर लास्ट में आपको लिखना है दस द अबाउ स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है लास्ट में? ये हमारे इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर दिया या फिर प्रॉमिस ऑफर या एक्सेप्टेंस कर दिया तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वापस लिया जा सकता है। ऐसे अटेंड करना है आपको ये वाला क्वेश्चन। आई होप अब समझ में आया होगा। अगला, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट। व्हेन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी makes contact through a post that is by letter or telegram, it is observed that the post office is a servant of employee। ये कहीं और कहानी चला गया, जो एक्चुअल में था वो बताया नहीं आपकी बुक में। और इसमें एक बात बताऊं, ये हम पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में जो हमने चीजें पढ़ी थी ना, वही सेम चीज इसने यहाँ बोल दी। वहां पे भी हमने एग्जाम्पल कौन सा लिया था? हमने एग्जाम्पल तो यही लिया था ना, पोस्ट ऑफिस का, कि ए ने बी को लेटर भेजा और उसके पास पहुंच गया तो ऑफर कंप्लीट हो गया। ऐसे कुछ पढ़ा था? सर दिखा दो ना एक बार, क्यों इतना आप हाथ से बताते रहते हो? कहाँ गया? बहुत ऊपर चला गया क्या? हाँ ये रहा, ये पढ़ा था हमने। यहाँ पे जब हमने ये सारा एग्जांपल लिए थे ये, और ये इसमें, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ किसमें, एक्सेप्टेंस वाले में ये सारे एग्जांपल लिए थे। क्या लिए थे? ये तो लिए थे, लेटर भेजा उसने 1 जनवरी को, लेटर पहुंचा 4 जनवरी को, फिर लेटर उसने भेजा वापस 5 जनवरी को, फिर इसके पास पहुंचा 8 जनवरी को। ये यही बात कर रहा है कि पोस्ट के थ्रू अगर आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो सारी चीजें लगभग सेम रहेंगी, और उनको कैसा तोड़ना है या फिर उनका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगा वो इन्होंने शॉर्ट में दे दिए। तो जो हमने वहां पढ़ा था वही चीज यहाँ पे है, एक एक लाइन में। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, सेम टू सेम। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो याद करने में। डिस्कस्ड इन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फिर भी समझ लो, शॉर्ट में देखो। ऑफर क्या होता है? जब वो ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है, सॉरी, जब वो ऑफरी के पास पहुंचता है। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाती है? वंस इट इज पोस्टेड, जब एक्सेप्टर या फिर ऑफरी अपनी तरफ से लेटर भेज देता है या भेज देती है, ठीक है, चाहे वो बीच रास्ते में कहीं गुम जाए उससे मतलब नहीं, उसने भेज दिया अपनी तरफ से तो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। रिवोकेशन ऑफर का कब होता है? बिफोर पोस्टिंग एक्सेप्टेंस। ऑफर अपना ऑफर कब तक वापस ले सकता है? जब ऑफरी ने अपनी बात को लेटर से भेज दिया हो, तब तक। एक्सेप्टेंस कब तक वापस ले सकता है ऑफरी? ऑफरी ने जो अपनी एक्सेप्टेंस दी है वो जब तक ऑफरी तक पहुंच जाए उससे पहले तक वो अपना एक्सेप्टेंस को मना कर सकता है, कर सकती है। इसके बीच में एक बनाया था, ऑफर ने सेंड किया अपना ऑफर, ऑफर मे बी रिवोक्ड बिफोर
पोस्टिंग एक्सेप्टेंस बाय प्रपोजिंग। वही वाली बात इसने यहाँ ग्राफ में बोल दिया, सेम टू सेम बात है कि ऑफरर अपना ऑफर कब तक मना कर सकता है, जब तक ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस ना भेज दी हो तब तक। ऑफरी एक्सेप्टेंस को कब तक मना कर सकता है, जब तक उसका ऑफर उसकी एक्सेप्टेंस ऑफरर तक पहुंच गई हो उससे पहले तक। सिंपल है, वापस आते हैं लास्ट। कॉन्टैक्ट थ्रू टेलीफोन, यहां पोस्ट लिख दिया, टेलीफोन है एक्चुअली में। देखो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। कॉन्टैक्ट बनने के लिए मैंने पहले ही बताया ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, चाहे वो आप फोन से करो चाहे लिखित में करो, जैसे मर्जी करो, ये सारी चीजें होनी चाहिए जो बेसिक एलिमेंट है कॉन्टैक्ट बनाने के। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है, यहाँ पे बस एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, उसके ऊपर एक केस स्टडी थी, वो केस स्टडी बस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है यहाँ पे। आपकी बुक में भी ऐसे ही, शायद आपकी बुक में है भी नहीं है, किसी किसी बुक में है भी नहीं, ये वाला भी और ये वाला भी, कई बुक में है नहीं है, एक आधी बुक में। बट इसमें हम छोटे सा पॉइंट पढ़ के चलेंगे। देखो टेलीफोन पे जो भी अगर आपने कॉन्टैक्ट बनाया या फिर ऑफर एक्सेप्टेंस दी, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने वो फेस टू फेस दी। यार देखो फेस टू फेस, जैसे दो बंदे मिलके, पहला वाला एग्जांपल लेते हैं, आपके पेरेंट्स गए ठेकेदार के पास, तो आमने सामने बात की उन्होंने, जो उन्होंने बोला उसको समझ में आ गया, जो उन्होंने बोला ठेकेदार ने बोला उनको समझ में आ गया, 1 to 1 बात हो गई। तो फोन पे भी तो ये होता है, आप क्या जिससे बात करते हो तो रियल टाइम पे आप उसको अपनी बात कह रहे हो और उसकी बात सुन रहे हो, राइट है। तो आपने ऑफर दिया, उसने हाँ कर दिया, तो ऑफर प्रॉमिस बन गया, करेक्ट है। लेकिन एक पॉइंट आता है यहाँ पे, देखो ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड व्हेन द ऑफरर एक्चुअली हियर्स, जब ऑफरर आवाज सुन लेता है किसकी, एक्सेप्टेंस की। सर ये क्या लाइन बोलती इसने, आगे देखो, इफ लाइन गोज डेड बिफोर एक्सेप्टेंस इज हर्ड नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। मतलब पहले आपने वो टेलीफोन देखे, टेलीफोन चलाए आपने, शायद बचपन में देखे होंगे, कि नहीं देखे तो बता देता हूं। वो टेलीफोन होता है ना, जो उठा के फिर नंबर डायल करना होता था, इतना लंबा सा तार होती है पहले, उससे पहले तो घुमाने वाला, जो फिल्मों में आपने देखा होगा। उससे क्या होता था, आपने फोन किया, सामने वाले को फोन किया, ठीक है, उसने फोन उठाया, आप बात कर रहे हो, हाँ भाई मेरी गाड़ी खरीदेगा क्या, आपके दोस्त ने बोला हाँ मैं खरीद लूंगा। लेकिन हुआ क्या, आपने फोन किया, उसने फोन उठाया, उसने बोला कि हाँ मैं खरीदूं, हाँ करने से पहले उसकी लाइट चली गई। पुरानी फिल्मों में क्या देखा है, अगर आपने देखी होगी तो कुछ फिल्में, कि विलन जब जाता था और हीरो के घर या हीरोइन के घर, जब उसको वो परेशान करता था या वो मारता था, और हीरोइन कहीं पे या पुलिस में कॉल करने की सोचते थे, तो विलन क्या करता था, वो तार कर देता था फोन की। शायद कोई पुरानी मूवी अगर आपने देखी हो, तो तार कट गया, तो वो अपनी बात पुलिस वालों तक नहीं कह पाई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर लाइट चली गई बीच में, उसके हाँ करने से पहले, तो माना जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी है, क्योंकि वो अपनी बात कह ही नहीं पाया ना। बस इतना सा पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये चैप्टर होता है यहाँ कंप्लीट। फटाफट से, हमें पूरा 1 घंटा लग गया इसको, तो 1 घंटे में हमने कंप्लीट कर लिया तीनों क्लास। और पहले 2 तो हमने शायद 1 घंटे के अंदर ही कंप्लीट कर ली थी। अब पढ़ लिया तो बहुत जल्दी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं यार एक बार। कहाँ से पढ़ा था हमने, रिवोकेशन से पढ़ा था ना। पहले हमने ये पढ़ा था। रिवोकेशन क्या होता है दोस्तों, रिवोकेशन का मतलब होता है, सर सीधा ग्राफ से बताइए। रिवोकेशन का मतलब होता है दोस्तों, टेकिंग बैक, वापस लेना, मना कर देना, या अपने प्रॉमिस को या फिर अपने ऑफर को तोड़ना। ठीक है, मेन मतलब होता है इसका वापस लेना, टेकिंग बैक। कैसे सर, टेकिंग बैक कब तक कर सकता है, एक्स ने ऑफर भेजा 1 तारीख को, 7 तारीख को पहुंच गया वाई के पास, वाई ने 7 तारीख को ही 1 बजे अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी। तो जैसे इसने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी, उसके भेजने से पहले ये अपना ऑफर रिवोक कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली इसका देख लो, थोड़ा सा अलग है। ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस, इसने 7 तारीख को तो अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी, अब इसको तो पता चला, इसका मन करा कि नहीं यार मैं एक कार को नहीं खरीद सकती, मेरे पास अब पैसा नहीं बचा, तो ये क्या करेगी, ये अपनी एक्सेप्टेंस जो उसने 7 तारीख को भेज दी, कब तक मना कर सकती है कार खरीदने के लिए, जब तक इसके पास पहुंचा उससे पहले तक, यानी 15 तारीख के 3 बजे से पहले ये मना कर सकती है कि मैं नहीं खरीद सकती जी, मेरे बस की नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था
कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन सबसे आसान था, बस ऑफरर को अपनी बात को तोड़ना चाहता है तो इसकी तरफ से जब माना जाएगा जब इसने अपनी बात को तोड़ने के लिए लेटर लिख दिया, लेटर भेज दिया। और ऑफर का रिवोकेशन इसके पास जब पहुंच जाएगा तो इसके लिए माना जाएगा कि ऑफर रिवोकर का रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्ट हो गया मुझे जब इसके पास पहुंच गया। सिमिलरली अगर ये मना करना चाहती है, अपनी एक्सेप्टेंस को मना करनी चाहती है, तो इसने जिस दिन मना किया, जिस दिन इसने मना करने की लेटर भेज दिया तो इसकी तरफ से तो हो जाएगा मना, उसी दिन मना हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा इसकी तरफ से। इसकी तरफ से जब होगा जब इसके पास पहुंचेगा। तो यहां पर सबसे बढ़िया बात यह है आसान याद करने के लिए, जो भेज रहा है जिस दिन उसने भेजी अपना रिवोकेशन या अपनी नामंजूरी भेज दे जिस दिन, उस दिन उसकी तरफ से कंप्लीट हो गया, और जिसके पास पहुंच गई सामने वाले के पास उस दिन उसके लिए कंप्लीट हो गई, चाहे वो ऑफरर हो चाहे वो ऑफरी हो। इसके बाद देखा था हमने कुछ जनरल पॉइंट, मोड्स ऑफ रिवोकेशन या बोल लीजिए या फिर लैप्स ऑफ ऑफर बोल लीजिए, यानी किन किन कंडीशन में ऑफर एक्सपायर हो जाता है। कुछ कंडीशन हमने पहले पढ़ी हुई हैं, वही सेम चीज यहाँ पे आ गई, बस ये सारे पॉइंट आपके सेक्शन 6 में डाल दिए हैं, तो हम यहाँ पे अलग से पढ़ने चल रहे हैं। पहला, कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ रिवोकेशन। जैसे रिवोकेशन तोड़ने का नोटिस पहुंच गया सामने वाले के पास, उसी दिन ऑफर खत्म हो जाएगा। और रिवोकेशन क्या होता है, वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। बाय लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड टाइम, एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए ऑफर ने ऑफरी को ऑफर दिया था कि इतने 2 दिन में अपना रिप्लाई दे दियो भैया, और 2 दिन में रिप्लाई नहीं दिया ऑफरी ने तो ऑफर भी एक्सपायर हो गया। बाय फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रीसिडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, प्रीवियस एग्जाम्पल, मतलब क्या बोल रहा है सर, जो कंडीशन उसने अगर बताई है, ठीक है, वो फुलफिल करे बिना अगर एक्सेप्टेंस कर रहा है बंदा तो ऑफर ही खत्म हो जाएगा। सर जैसे हमने एग्जांपल इसमें क्या लिया है, हमने एग्जांपल लिया था घर का बेचाने वाला, बट यहाँ पे क्या एग्जांपल था 500 रुपए वाला, कि ए बी को अपनी कार बेचना चाहता है और ये बोल रहा है कि अगर तुझे मेरी कार खरीदनी है तो तुम क्या करो 500 रुपए का एडवांस दे दो। बी ने बोले हाँ खरीदनी तो है लेकिन एडवांस नहीं दिया, तो भैया जब ऑफर की कंडीशन ही पूरी नहीं कर रहा तो एक्सेप्टेंस कहां से मानी जाएगी, तो वो जो ऑफर है वही खत्म हो गया, वही लैप्स हो गया। बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रपोजर, या तो किसी की डेथ हो जाए या फिर वो सामने वाला बंदा पागल हो जाए, कौन, प्रपोजर की बात कर रहा है, लेकिन सेकंड पॉइंट में ऑफर की बात भी कर दी। अगर प्रपोजर की डेथ हो जाती है एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले, यानी सामने वाले ने जब अपनी एक्सेप्टेंस दी उससे कंप्लीट होने से पहले डेथ हो जाती है तो ऑफर वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, अगर ऑफरी की डेथ हो जाती है एक्सेप्टेंस करने से पहले, ऑफरी ने यानी ऑफरी के पास लेटर पहुंचा 7 तारीख को और वो 7 तारीख को डेथ हो गई, वो अपना लेटर भेज ही नहीं पाई, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जगह कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इस लाइन में बस ये बता रखा है। अब आता है नोट पे, नोट पे क्या बोल रखा है कि अगर ऑफरर की डेथ हो गई एक्सेप्टेंस करने के बाद, यहां पे हमने पढ़ा था एक्सेप्टेंस करने से पहले, यहां पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस करने के बाद, अगर एक्सेप्टेंस करने के बाद ऑफरर की डेथ हो गई, पहले पार्टी की डेथ हो गई, जैसे इस केस में हमने क्या लिया था, मान लो 5 जनवरी के बाद डेथ हुई इसकी, ऐसे कर देता हूं आपको याद रहेगा, क्या लिख दूं यहाँ पे 6 जनवरी लिख रहा हूँ, 6 जनवरी को डेथ हुई अगर ऑफरर की, तो ऑफरर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसे वो प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा इंडियन लॉ के हिसाब से। लेकिन बाहर का लॉ क्या बोलता है जी, वो कहते हैं भैया ऑफरर अगर मर गया ना तो कोई वो नहीं है, ऑफर वहीं खत्म हो जाता है, चाहे उसने सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया हो चाहे ना कर लिया हो, डजंट मैटर, ऑफरर की अगर डेथ हो गई है तो ऑफर वहीं खत्म। काउंटर ऑफर 50 बार पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं क्या हो गया। ए ने बी को ऑफर दिया कि मेरी कार खरीदोगे 1 लाख में, बी ने कहा नहीं मैं आपकी कार खरीदूंगा 90,000 में, तो ऑफर तो यहीं कैंसिल हो गया और बी ने इसको क्या बोल दिया, काउंटर ऑफर, तो जो ओरिजिनल ऑफर था वो क्या हो गया, खत्म, लैप्स, एक्सपायर। नेक्स्ट, बाय नॉट एक्सेप्टिंग द प्रेस्क्राइब्ड मोड ऑफ यूजुअल मोड, प्रेस्क्राइब्ड मोड या फिर यूजुअल मोड को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो क्या माना जाएगा कि ऑफर लैप्स। मतलब सर ए ने बी को बोला कि भैया मेरी कार खरीदोगे, अगर कार खरीदोगे तो 2 दिन में रिप्लाई देना प्लस ईमेल पे रिप्लाई देना। बी ने क्या करा, बोल दिया व्हाट्सएप पे कर दिया, बोल दिया कि हाँ मैं आपकी कार खरीदूंगा, तो ए क्या बोलेगा, भैया मैं नहीं बेच रहा आपको कार, मैंने आपको कहा था खरीदने को और बोला था कि ईमेल पे रिप्लाई करो और आपने मुझे व्हाट्सएप किया,
तो ये क्या हुआ, ऑफर खत्म, एक्सपायर्ड, लैप्स। रिजेक्शन ऑफ ऑफर, अगर ऑफरी ने, सामने वाली पार्टी ने मना ही कर दिया ऑफर को कि हाँ जी मुझे नहीं खरीदनी है आपकी कार, तो वहीं खत्म हो जाता है ऑफर। आगे 2-3 टॉपिक पढ़े थे हमने, क्विकली देख लेते हैं। एन इन्विटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर। ऑफर करने के लिए इन्विटेशन दिया आपने कि आप सामने से आके ऑफर दो, आपने सिर्फ इन्विटेशन भेजा, उसे ऑफर नहीं कहा जाएगा। सो इन्विटेशन एंड ऑफर बोथ आर टू डिफरेंट थिंग, टू डिफरेंट टूल्स। इसके लिए हमने 2-3 एग्जांपल लिए थे। एक एग्जांपल लिया था कि डिस्प्ले में गुड्स रखे हैं किसी शॉप में, हमने एग्जांपल लिया था कि एक कपड़ों की दुकान पे कपड़ों के डिस्प्ले लगा रखी है, डमी को पहना रखे हैं, उसने वो डमी को पहनाने का मतलब क्या है, उसने सिर्फ आपको इन्विटेशन दिया है। अब आप उसके दुकान में गए, दुकान में जाने के बाद आपने बोला कि शर्ट दिखाओ, पैंट दिखाओ, तब आप उसे ऑफर दे रहे हो कि हाँ सर कुछ दिखाओ मेरे को, तब वो दिखा रहा है तो वो एक्सेप्ट कर रहा है उस ऑफर को, वो आप खरीद रहे हो और वो बेच रहा है। ठीक है, आगे एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ अ गन पाउडर। अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाए तो क्या माना जाएगा कि एक बारूद से भरी हुई ट्रेन के ऊपर माचिस की तिल्ली लगा दी गई है। यह माना गया है किसके द्वारा, सर विलियम जी के द्वारा। इन्होंने कहा है कि एक ऑफर को एक्सेप्ट करना एक बारूद की ट्रेन में एक माचिस की तिल्ली दिखाने बराबर है, ये बोल दिया। इनका सेंस ये था उस जमाने में कहने का कि अगर एक बार ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया तो उसको आप तोड़ नहीं सकते, एक लीगल ऑब्लिगेशन बन गई दोनों की। और अगर तोड़ना चाहोगे तो भाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, लीगल कॉम्प्लिकेशंस होंगे एंड ऑल दैट। इनका सेंस ये था कहने का। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में ऑफर को आप एक समय तक वापस ले सकते हो और एक्सेप्टेंस को भी एक समय तक वापस ले सकते हो, या फिर रिवोक कर सकते हो, या फिर मना कर सकते हो। वो हमने ऊपर अभी पढ़ाई है। ठीक है, कॉन्टैक्ट थ्रू पोस्ट। अच्छा, इसका मैंने लिखने का तरीका बताया था आपको, वो दोबारा देख सुन लो मेरे। आपको जब भी लिखना है तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पहले लिखनी है प्रॉपर। क्वेश्चन पेपर में दी हुई तो भी लिखना है। सर विलियम का नाम याद है तो ठीक है, नहीं तो ये स्टेटमेंट आप लिखोगे, फिर इसको ये ऐसे एक्सप्लेन करोगे, फिर लास्ट में लिखोगे कि दस अबव स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड। मतलब जो भी ये विलियम साहब ने ये बोला है, ये इंडिया के हिसाब से वैलिड नहीं है। इंडिया में ऑफर और एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है। आप ऐसे लिखोगे पेपर में। कॉन्टैक्ट थ्रू पोस्ट, जो भी हमने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में पढ़ा था, वही सारा पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट में दे रखे। लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू टेलीफोन, कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग टेलीफोन। टेलीफोन पे भी जो आप बात करते हो, एक तरह से ऐसे ही बात करते हो कि आमने सामने बात कर रहे हो। ऑन द स्पॉट आपको उसकी बात समझ में आती है और उसको आपकी बात समझ में आती है, सामने वाले पर्सन को, राइट। तो ये ऑन द स्पॉट एग्रीमेंट एक तरह से आप बना ही रहे हो। लेकिन आपने किसी को ऑफर दिया, आपने फोन किया अपने दोस्त को बी को, हेलो बी, यार एक बात बताओ, मेरे पास कार पड़ी हुई है, मैं उसे बेचना चाहता हूं 1 लाख की, तो क्या तुम खरीदोगे? जैसे बी ने बात सुनी वैसे फोन लाइट चली गई, बी अपनी बात बोल ही नहीं पाया कि वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। तो ऐसे केस में क्या माना जाएगा कि बी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, वो प्रॉमिस नहीं बना। ठीक है, बस इतना सा पॉइंट था ये। ठीक है दोस्तों, तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। हमने बहुत सारी चीजें वो भी इन्वॉल्व करके करी है अपने टॉपिक में, जो कि कई बुक में नहीं है या फिर कई बुक में खराब तरीके से दे रखी है। और कुछ टॉपिक तो ऐसे है ना, जो आपकी जो नई बुक्स आ रही है ना, उसमें बहुत बेकार दे रखा है। जो पुरानी थी ना 5-6 साल पुरानी, उन बुक्स में अच्छा दे रखा है। अब ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्या बताया था कि हमने नोट्स आपके 4-5 चीजों से मिलकर बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, आई होप ये वाला जो टॉपिक है आप 1-2 बार वीडियो भगा के जैसे भी आप देख सकते हो जरूर देखना, क्योंकि ये वाले टॉपिक आपके दिमाग में घुसना चाहिए। इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।